जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। दोस्तों हमने लास्ट की क्लास में संपत्ति के अधिकारों तक पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी और हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार से साथ में जो भारतीय संविधान से संबंधित जो मूल ढांचे से संबंधित जो प्रमुख मामले थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी विस्तार से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। दोस्तों आप लोग लास्ट एक क्लास देखिएगा क्योंकि उसमें जो आप लोग को अधिनियम जो भी आपके कानून मामले बताए गए हैं, जो मामले हुए हैं, मुंबई केस हुआ है या फिर आपका नालसावाद हुआ है, जो भी केस हुए हैं उन सब के बारे में बताया गया है जो आपके मूल ढांचे से रिलेटेड है, तो उनको देखिएगा। और हमने आपके संपत्ति के अधिकारों तक चर्चा कर ली थी। आज दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं आपके मौलिक अधिकारों की जान, यानी कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। दोस्तों ये आर्टिकल पूरी तरीके से मूल अधिकारों का निचोड़ है। अगर आप लोग को मूल अधिकार आपने समझा है तो ये मान लीजिए कि अगर ये अधिकार नहीं होगा, आर्टिकल 32 नहीं होगा, तो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो आर्टिकल होगा, ये जो आपका अधिकार होगा, ये आप भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए आपके बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा गया। और बेशक ये संविधान की आत्मा भी है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये जो 5 रिटें हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, यही आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। एक आम नागरिक के अधिकारों का अगर हनन होता है तो उस हनन को रोकने के लिए यहाँ पे न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करती है, इन मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है, जितने हम लोगों ने देखा है। तो उन सारे मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ये आपका आर्टिकल 32 रखा गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में चर्चा करें इसके पहले हम एक थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 32 के बारे में से कहा गया है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं ये आपके उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, साथ में हाई कोर्ट को भी दिया गया है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे दोस्तों जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 32 के तहत, तो जो हाई कोर्ट है दोस्तों उसको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत। अब क्या यह बात आती है कि क्या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको भी रिट दायर करने का, वहां पे भी रिट दायर करने का अधिकार दिया जा सकता है? तो जी हाँ, दिया सकता है। यहाँ पे संसद के पास राइट होगा दोस्तों कि संसद अधिनियम द्वारा जो अधीनस्थ जो आपके न्यायालय होती हैं वहां पे भी आपका रिट दायर मतलब कि रिट दायर करने का जो है अधिकार वहां पे बना सकती है, जिस प्रकार आर्टिकल 32 और 226 में है। तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न बन सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये बात हो गई चर्चा कि हाँ आर्टिकल 32 में आपको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग और कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा की गई है कि किसके पास ज्यादा क्षेत्राधिकार है, किसके पास कम क्षेत्राधिकार है। देखिए एक चीज तो आप लोग जान लीजिए कि जो आर्टिकल 32 है वो स्वयं में मौलिक अधिकार है, और यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की गई है? प्रमुख रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो सकती है कि वो खुद नकार नहीं सकता है अगर कोई व्यक्ति वहां पे पहुंचता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के मामले को लेकर के। एक चीज जानिएगा, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, या फिर कोई याचिकाकर्ता किसी समूह का जो अगर हनन होता है मौलिक अधिकारों का, तो वो एक याचिकाकर्ता जो आपका एक तरीके से समाज सेवक है वो भी पहुंच सकता है इन अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। और साथ में अगर कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके तहत ये लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति के या पूरे सामूहिक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोई याचिकाकर्ता या फिर एक व्यक्ति भी ये आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के पहुंच सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप जानिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बन सकते हैं। और आप ये मान चलिए कि ये जो आपके 5 रिटेव जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इससे हर बार एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीसीएस के एग्जाम में तो इनका आपका जो है दोस्तों सही जोड़े मिलाने के लिए आया था, वो भी आपकी केवल इंग्लिश लिख करके, यानी कि इनकी मीनिंग लिख करके आ गया था। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे आपका हेपस कॉर्पस क्या होता है, मैंडमस क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं जो इसकी मेन प्रमुख चीज है। देखिए जो आपका आर्टिकल 32 है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबके शक्तियों के बारे में जो मैंने आपको बताया वहां पे चर्चा की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रीट संबंधी जो न्यायिक अधिकार हैं वो हाई कोर्ट से कम विस्तृत हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया क्या चीज है। मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो आर्टिकल 32 के तहत जो कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होगा केवल मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों को सुनेगा। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों को सुनेगा। लेकिन जो आपका हाईकोर्ट होता है वो यहाँ पे इसके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में नहीं है। देखिए इसका स्वयं एक अलग जो है अनुच्छेद है आर्टिकल 226, जब हम लोग पढ़ेंगे हाईकोर्ट के बारे में तो वहां पे उसके विवेकाधिकार एक शक्ति रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उसके अलावा भी जो सामान्य कानून होते हैं उन सामान्य कानून के उल्लंघनों के आधार पर भी वो हाईकोर्ट जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो न्यायिक अधिकार है, जो न्यायालय का निर्णय देने का अधिकार है मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति केवल जाएगा तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में लेकर के जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, यानी रिट के मामले में बात कर रहे हैं। लेकिन जो हाईकोर्ट होगा यहाँ पे बाध्यता केवल आपके मौलिक अधिकारों के लिए नहीं है बल्कि सामान्य कानून का भी उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसका उल्लंघन हो रहा होगा कानून का, वो यहाँ पे हाईकोर्ट पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि न्यायिक अधिकार हाईकोर्ट से कम विस्तृत है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? फिर से एक बार मैं बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक, सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो केवल मतलब यहां पे बात केवल आर्टिकल 32 की चल रही है कि अगर आर्टिकल 32 के तहत किसी व्यक्ति के मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंधित मामलों को सुनेगी। यानी कि यहाँ पे जो न्यायिक अधिकार दिया गया है, न्यायिक क्षेत्र दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का केवल मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों को सुनने के लिए दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट में यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों को भी सुन सकता है, वहां पे रिट दायर की जा सकती है। उसके साथ साथ अगर सामान्य कानून से संबंधित कोई विधेयक है उसका उल्लंघन होता है तो उसको भी हाईकोर्ट सुन सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो न्यायिक अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कम विस्तृत है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। फिर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र जो ज्यादा है विस्तृत किससे? हाईकोर्ट से। यहां पे न्यायिक अधिकार की बात कर रहे हैं, यहां पे क्षेत्रीय विस्तार की बात कर रहे हैं। कैसे? जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे देश की बात सुनता है। किसी पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या किसी समुदाय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट पर्टिकुलर किसी अपने राज्य के जो मामले हैं, राज्य के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या राज्य के क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत उल्लंघन हो रहा है या फिर एक राज्य के कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति है उसके भी अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मौलिक अधिकार से संबंधित उस राज्य में तो उसकी भी सुनवाई कर सकता है। इसकी वजह से कहा गया है कि जो न्याय क्षेत्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो पावर है वो हाई कोर्ट से ज्यादा है। न्यायिक अधिकार के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट कम है लेकिन न्यायिक क्षेत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्र के विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा है लेकिन न्यायिक अधिकार के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा है। और एक चीज याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट है यहाँ पे जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां दी गई हैं ये उसके विवेकाधीन है, वो उसको निरस्त भी कर सकता है, जरूरी नहीं, जो हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे। यहां पे कहा गया है कि अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकार है, अतः सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है। यानी कि मैंने क्या कहा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है, जिसमें मेन हम लोग प्रमुख अनुच्छेद पढ़ते हैं 14 से 32 तक। तो जो आर्टिकल 32 है वो स्वयं में मूल अधिकार है। यहाँ पे जब संविधान वेताओं ने संविधान लिखा था तो वहां पे कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो उसको सुनेगा। यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन खुद नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो वो नकारेगा नहीं। लेकिन हाई कोर्ट के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है क्योंकि वो उसके विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट के। तो इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है जबकि हाई कोर्ट नकार सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए, और ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट नकार सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो न्याय क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है हाई कोर्ट से, और न्यायिक अधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट का कम है हाई कोर्ट से, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग शॉर्ट में फिगर बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या वो हाई कोर्ट जाएगा। कोई कानून बनाया जाता है कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा, वो ऐसा कानून बनाया जाता है जहां पे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में जो आपका न्यायपालिका है वो 5 प्रकार के रिट दायर कर सकती है। अब ये रिट कौन कौन सी है, हम लोग एक एक करके इनके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको देखते हैं। ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी है। 5 प्रकार के रिट हैं, कौन कौन सी हैं?
एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश। अभी हम लोग सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, बहुत महत्वपूर्ण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबस कॉर्पस, बहुत नाम सुना होगा आपका आपने हेबस कॉर्पस का, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फिर है परमादेश यानी कि मैंडमस, फिर है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, फिर है उत्प्रेषण यानी कि सेरेटोरी सर्टिओरियरी, फिर है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। ये आपके दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्टली भी पूछे गए हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, या फिर आपके सही जोड़े मिलाने के लिए भी दे दिया गया है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इधर आपको का सेक्शन में लिख दिया गया है, ये 5 प्रकार की रिटे, और बी सेक्शन में यानी कि खा सेक्शन में लिख दिया गया है इंग्लिश इनकी, आपको मैच करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक एक करके हम लोग इन पूरी तरीके से इन रिटों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं इन 5 रिटों के बारे में, जिनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन 5 रिटों में क्या क्या बात रखी गई है, किस तरीके से कोई व्यक्ति इन मामलों में अपनी रिट को दायर कर सकता है, क्या क्या मामले हैं, उन मामलों को देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों। तो पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कॉर्पस। ये आपने नाम सुना होगा जय भीम मूवी में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो आम आदमी, देखिए ये जो आपके मामले हैं ये एक आम आदमी के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिया गया है या फिर न्यायालय द्वारा जो अधिकारी हैं उनके लिए दिया गया है, लेकिन ये जो अधिकार है ये भारत में सबसे ज्यादा उल्लंघन होते हुए हम लोग को देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे शक के आधार पर या फिर पुलिस द्वारा भी ऐसे मामले में कि पकड़ना किसी और को है, असली गुनहगार को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन वो अपने जो है ऊपर से प्रेशर बना हुआ है तो वो अन्य किसी एक आम आदमी को पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देते हैं, उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई कर देते हैं। और ऐसे मामले दोस्तों बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी है तब तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो एक बार जय भीम मूवी देखिएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ ये एग्जांपल दिया गया है कि वहां पे कैसे एक व्यक्ति होता है जिसको एक झूठा उसके ऊपर केस बनाया जाता है और उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उसको मारा जाता है और कस्टडी में ही वो मार खा करके यानी उत्पीड़न सह करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसकी बीवी, उसकी वाइफ किस तरीके से लड़ाई करती है, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब महिला किस तरीके से लड़ाई करती है और किस तरीके से उसको न्याय दिलाया जाता है। साफ साफ एग्जांपल है दोस्तों हेबस कॉर्पस का। और ये आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक 70 के दशक में यहाँ पे इस मामले में हम लोगों ने जय भीम मूवी का एग्जांपल देखा था। साथ में आपका एडीएम जबलपुर वाद होता है, वहां पे भी देखा रहता है। साथ में जब हम लोग इमरजेंसी का टाइम देखते हैं तो वहां पे भी कई व्यक्तियों को कई प्राधिकारियों द्वारा, आपका पुलिस द्वारा जबरदस्ती जो है आपका कस्टडी में लिया गया है, उसको जो है जेल में डाला गया है। तो वहां पे मैक्सिमम लोगों का बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला था, यानी कि लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। ऐसे में इसको आप लोग को एक बार जय भीम मूवी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रखा हो, यानी कि यह जो रिट है किसी, पहली चीज तो जो प्रताड़ित होगा वो दायर कर सकता है, साथ में किसी याचिकाकर्ता द्वारा, जैसे हम लोग जय भीम मूवी में देखते हैं, क्योंकि उसमें पूरा एग्जांपल दिया गया है। वहां पे एक कोई प्रताड़ित व्यक्ति नहीं, प्रताड़ित महिला नहीं करती है दायर, बल्कि एक संगठन बनता है, संगठन का जो प्रमुख होता है वो उसको लेकर के जाता है, वो जो वकील होते हैं उनसे मिलवाता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो प्रताड़ित व्यक्ति ही जाए, बल्कि कोई संगठन के माध्यम से भी वो यहाँ पे हेबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला दर्ज कर सकता है न्यायालय में। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध, यानी कि पुलिस के विरुद्ध या कोई व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति का मतलब एक वही आपका, क्योंकि ये मामला हम लोग को मैक्सिमम पुलिस में ही देखने को मिलता है, तो उसके विरुद्ध जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रखा हो, अवैध रूप से रखा हो यानी कि जब तक कि कोई शक के आधार पर रख लिया हो या फिर मामला किसी और का हो, फंसा किसी और को दिया गया हो, तो ऐसे मामले में न्यायालय में प्रस्तुत उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वहां पे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ में जब मामला वहां पे न्यायालय खुद पीड़ित व्यक्ति को वहां पे आना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन देखने को मिलता है कि पीड़ित व्यक्ति भी आता है। और साथ में अगर मामला ये हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति जो है गुनहगार नहीं है, तो उसको केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आपका मौलिक अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर या फिर बिना किसी मामले के ही पुलिस उठा करके ले जाती है, तो वहां पे आप सीधे कोर्ट में पहुंच सकते हैं हेबस कॉर्पस को लेकर के कि भैया ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को देखना अनिवार्य है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को आपको लगता है कि ऐसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है या फिर केवल शक के आधार पर या जबरदस्ती उसको उठा करके कस्टडी में रखा जा रहा है, तो वहां पे आप हेबस कॉर्पस के तहत कोर्ट पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश क्या होता है? मैंडमस, यानी कि ये न्यायालय द्वारा प्राधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय को
जो एक तरीके से सूचना जारी की जाती है। क्या होता है कि जब आपका उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो तो उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या प्राधिकारी होते हैं या दो अधीनस्थ आपका जो कोई नीचे का न्यायालय है उसको ये आदेश जारी किया जाता है। क्या आदेश जारी किया जाता है कि देखिए जो प्राधिकारी है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है उनसे कहा जाता है कि आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को संवैधानिक रूप से करें, अवैध रूप से ना करें। आपके जो कर्तव्य संविधान के तहत, आपके जो कर्तव्य आपके नियम के तहत जिस भी विभाग का है उसके तहत करें। अगर वो अपने कर्तव्य को अवैध रूप से करता है या फिर संवैधानिक रूप से नहीं करता है तो वहां पे जो भी प्रताड़ित व्यक्ति है वो रिट दायर कर सकता है, वहां पे न्यायालय जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो न्यायालय गया, किस मामले में, किसी अधीनस्थ न्यायालय की आपके याचिका सूचना लेकर के, अधीनस्थ न्यायालय के मामलों को लेकर के या फिर किसी प्राधिकारी के मामलों को लेकर के कि ये इसका कर्तव्य है, ये अपने कर्तव्य को सही रूप से नहीं कर रहा है, संवैधानिक रूप से नहीं करता है, अवैध रूप से कर रहा है, तो वहां पे न्यायालय अपना आदेश जारी करेगी। यानी कि न्यायालय द्वारा प्राधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी किया जाएगा, जिसको हम लोग परमादेश कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे जो आपको मैं थ्योरी बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट है प्रतिषेध। यहां से प्रोहिबिशन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज है कि यहाँ पे भी जो न्यायालय होता है, न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या फिर किसी न्यायिक अधिकरण को, यानी कि जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं उनको आदेश जारी करता है कि ठहर जाइए, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, आप उसके अंतर्गत काम करिए, आप अन्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास न करिए। यानी कि यहाँ पे जो न्यायालय है वो जारी करता है आदेश किसको, किसी अधीनस्थ न्यायालय को या फिर किसी अधिकरण को, यानी कि जो आपका अधिकरण होते हैं, न्यायिक अधिकरण होते हैं, उनको आदेश जारी करता है कि आप रुकिए, कहां पे हस्तक्षेप ना करिए, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर हस्तक्षेप करना बंद करिए, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर हस्तक्षेप ना करिए। और यही कहा गया है कि ये न्यायिक एवं अर्धन्यायिक कृत्यों के विरुद्ध होता है, प्रशासनिक कर्तव्य के विरुद्ध नहीं होता है, साथ में किसी निजी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं होता है, बल्कि केवल और केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक जो मामले होते हैं, जो काम किए जाते हैं, कृत्य होते हैं, उनके विरुद्ध यहाँ पे प्रतिषेध लगाया जाता है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। और जो प्रतिषेध होता है दोस्तों, एक निवारक की तरह इसका यूज किया जाता है, निवारण करने के लिए यूज किया जाता है, जब अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण द्वारा किसी अपने कार्यक्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर करने का प्रयास किया जाता है। फिर दोस्तों आता है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण समझ में आ रहा है, भेजना। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक आपका न्यायालय है, उच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय है, उसके द्वारा जब अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर हाईयर जो आपका न्यायाधीश है, न्यायालय है, उसके द्वारा आपके अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण के विरुद्ध के लिए था, और यहाँ पे भी जो आपका न्यायालय है उसके द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण के विरुद्ध है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं किसी अधीनस्थ न्यायालय में काफी टाइम से, या तो उसके पास बहुत ज्यादा उसके पास केस पड़े हैं या फिर बहुत कम है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे जो आपकी ऊपरी न्यायालय होती है वो आदेश जारी करती है कि भैया, एक तो आप कई तरीके से होते हैं, एक तो आप अपने काम को सही से करिए, या फिर अगर मामले बहुत सारे हैं तो उसको आप ऊपर भेजिए, यानी कि उत्प्रेषण, ऊपर भेजना। यानी कि यहाँ पे यही कहा गया है साफ साफ, यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रतिषेध रुकिए, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मत जाइए। अगर आपके पास कार्य ज्यादा है तो यहाँ पे सहायक के रूप में काम कर रहा है, सहयोग के रूप में काम कर रहा है कि अपने मामले को जो पेंडिंग पड़े हैं उनको ऊपर भेजिए। तो यही कहा गया है कि उत्प्रेषण में कि ये एक निवारण और सहयोग, निवारक के रूप में भी है और सहयोग के रूप में भी है। ये एक निवारक के रूप में है और ये निवारक और सहयोग के रूप में है। दूसरी चीज, ये न्यायिक एवं अर्धन्यायिक कृत्यों के विरुद्ध है, और ये न्यायिक अर्धन्यायिक के साथ साथ 1991 में कहा गया कि यह प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी है, जो प्रशासन से संबंधित जो अधिकरण बनाए जाते हैं उनके विरुद्ध भी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है दोस्तों कि ये निजी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। उत्प्रेषण में जो आपका न्यायालय होता है उसके द्वारा निचली न्यायालय को, निचली अधिकरणों को ये आदेश दिया जाता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ है या फिर अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं तो वो मामलों को, जो पड़े हुए मामले हैं उसको ऊपर बुला सकता है, उसको ऊपर जो है अपने पास ला सकता है, उसको आदेश जारी कर सकता है कि जो पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं उसको आप ऊपर भेजिए। तो ये उत्प्रेषण के अंतर्गत है। ये सारी रिटें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किए जाते हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति या फिर पीड़ित समुदाय रिट दायर करता है सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये लास्ट है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहता है, क्यू वारंटो, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या होता है कि लोक पद को अवैध रूप से धारण करने पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई प्राधिकारी है या फिर कोई आपका अधिकरण है, वो अपने कर्तव्य को कर रहा है, साथ में कोई खाली पद पड़ा हुआ है, लोक पद पड़ा हुआ है खाली,
उसके कर्तव्य को भी कर रहा है बिना किसी आदेश के, यानी कि अपने काम को कर रहा है, साथ में दूसरे के भी काम को कर रहा है बिना किसी आदेश की, या फिर अपने कार्यक्षेत्र को वृद्धि कर रहा है और उसके उस पर भी अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसे में जारी किया जाता है क्यू वारंटो। यानी कि न्यायालय कहेगा भैया कहाँ जा रहे हो आपका अभी अन्य पद के लिए दायित्व नहीं दिया गया है, आपका अन्य किसी लोक पद के लिए दायित्व नहीं दिया गया है, फिर भी आप ऐसा हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उस जो आपका पद है अपने पद के अलावा उस पद पे भी अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे रिट दायर की जाती है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो रिट है अधिकार परीक्षा, ये पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई इच्छुक व्यक्ति भी दायर कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है हम में आप में से जिसको पता चले कि हाँ ये एक व्यक्ति है, ये अपने अधिकार के अलावा कोई दूसरा पद खाली पड़ा हुआ है, वहां पे भी कोई लोक पद पे वो अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा रहा है, वहां के भी कार्य को कर रहा है, ऊपर से आदेश जारी नहीं हुआ है कि वो अपने कार्य के अलावा उस कार्य को देखे, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो एक इच्छुक व्यक्ति भी यहाँ पे अपना रिट दायर कर सकता है पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने दोस्तों ये 5 प्रकार की रिट देखी हैं जो कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उसको एक शक्ति देती है, एक पावर देती है। और इसमें ये दोस्तों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे तो सब जाने की संभावना रहती है हर वक्त, लेकिन क्या रहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लगातार चर्चा में रहता है। इस वजह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या हो सकता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है। तो दोस्तों ये सारी रिटें थी और इससे संबंधित मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पे हम लोग अपने मौलिक अधिकार को समाप्त करेंगे और कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लाएंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, उनको देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।